नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक शहर में एक के बाद एक सोचिए 3 बम ब्लास्ट हो जाते हैं। 189 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल होते हैं। मामले की सुनवाई होती है। 19 सालों तक तारीख दर तारीख अदालती कार्रवाई मिलती रहती है। फिर फैसला आ जाता है। फैसला आता है कि लोग जितने भी थे, जो आरोपी थे, जिनके खिलाफ सुनवाई चल रही थी, वो सभी निर्दोष हैं। इसके कुछ ही दिन बाद एक और हाई प्रोफाइल बम धमाका केस का फैसला आता है। यह फैसला भी 17 साल पुराने ब्लास्ट में आता है, बम ब्लास्ट में आता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इस फैसले में भी सभी प्रमुख आरोपी बेगुनाह ठहराए जाते हैं। 17 साल। सवाल यह है कि फिर उन 195 आम नागरिकों की मौत का गुनहगार कौन है? 17 या फिर 19 सालों के बाद इस तरह का फैसला क्या पीड़ित परिवारों के न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं है? और इतने सालों तक जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चली, उसकी और उसके परिवार वालों को इन सालों का हिसाब कौन देगा? आज इस पर सच बताएंगे। दूसरी बड़ी स्टोरी, ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आई हलचल की। भारत पर ट्रंप के 25% 25% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना असर पड़ा है, कितना असर पड़ने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों कहा डेड इकोनॉमी, और ट्रंप के ऐलान और बयान के बाद भारत की सियासत में किस तरह मचा हड़कंप, क्योंकि आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आज से 17 साल पहले आपको ले चलते हैं। आज से करीब 17 साल पहले महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में एक जोरदार बम धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई। जान जाने वाले में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ साथ एक 70 साल का बुजुर्ग भी था। आज उस ब्लास्ट केस का फैसला आ गया, वर्डिक्ट आ गया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिन पर 2008 में मालेगांव बम धमाके को अंजाम देने और उसके लिए साजिश रचने का आरोप था। मुंबई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को आज 17 साल बाद बरी कर दिया। 17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अब अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एमपी से बीजेपी की पूर्व सांसद और हिंदूवादी नेता हैं। इनको विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक बताया गया था। आरोपी नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इन्हें भी बरी कर दिया गया। कर्नल पुरोहित सेना से निलंबित हैं। उन पर आरडीएक्स खरीदने कश्मीर से लाने का आरोप था। तीसरे आरोपी मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, इन्हें भी बरी कर दिया गया। आरोपी नंबर 4 समीर कुलकर्णी बरी। आरोपी नंबर 5 अजय राहिरकर बरी। आरोपी नंबर 6 सुधाकर चतुर्वेदी बरी। और आरोपी नंबर 7 सुधाकर द्विवेदी को भी एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया। मौजूदा वक्त में इन सभी 7 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी, जो कि अब बीएनएस हो गया है, उसकी अलग अलग धाराओं में मुकदमा चल रहा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोर्ट में ऐसा हुआ क्या? 17 साल पूरा ट्रायल चला कि सभी आरोपी बरी हो गए। अदालत की माने तो सबूतों का अभाव। दरअसल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब अभियोजन पक्ष अपनी दलीलों में यह साबित नहीं कर पाया कि इन आरोपियों पर आरोप साबित होते हैं। क्या आरोप? आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया।
बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, साबित नहीं हो पाया। बाइक पर चेसिस नंबर रिकवर ही नहीं हो पाया, मिटा हुआ था। जो आरडीएक्स जिस पर आरोप लगाया गया था कि कर्नल पुरोहित लेकर के आए थे एजेंसी को, यह बात पता नहीं लगी, वो साबित ही नहीं कर पाई। 27 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र एटीएस के सामने एक गवाह ने कथित तौर पर कहा था कि आरोपी व्यक्तियों की 2 बैठकों में वो शामिल हुआ था, एक में चाय देता था, तमाम चीजें थी, लेकिन वो भी नदारद रहा। 2008 में भोपाल में और उसी साल अप्रैल में नई दिल्ली से में हुई थी ब्लास्ट से पहले बैठक, यह साबित ही नहीं हो पाया। वहीं स्पॉट जो पंचनामा होता है वो आज तक सामने नहीं आ पाया। तो ऐसे में आरोपियों पर यूएपीए का मामला बनता नहीं, ऐसा कोर्ट ने कह दिया। मालेगांव ब्लास्ट जैसे हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाते वक्त एनआईए कोर्ट के जज जस्टिस लाहौटी ने कई टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने तो यह साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ, लेकिन अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि बाइक पार्क किसने की थी। साबित यह भी नहीं हुआ कि बम लगाया किसने था। यह भी नहीं कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं, वो बम कहां से लेकर के आए, कहां से सप्लाई की। कर्नल पुरोहित के कश्मीर से आरडीएक्स लाने के कुछ सबूत ही नहीं मिले। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा ही नहीं किए, इससे सबूतों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से किया ही नहीं गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए ही नहीं गए। अदालत ने साफ कहा कि 7 आरोपी निर्दोष हैं और केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा यह कोर्ट नहीं दे सकती। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थी और एटीएस और एनआईए की चार्जशीट बहुत ही अलग है, दोनों में काफी अंतर है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरे करने के बाद 19 अप्रैल को कोर्ट ने यह फैसला अपना सुरक्षित रखा था। गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया। ये गाड़ी साध्वी के पोजीशन में नहीं प्रूव पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित कश्मीर से लाए नहीं प्रूव पाया। वो उनके सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया नहीं प्रूव पाया। और साहब एटीएस का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगों प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है। तो फैसले के वक्त बीजेपी के पूर्व सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तमाम आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे अपमानित कर दिया, मुझे आतंकी बना दिया। मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया और मुझ पर आरोप लगा दिया गया और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं आज जीवित हूँ क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे। अदालत के फैसले के बाद एक अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने अदालत को धन्यवाद दिया, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन प्रतिभा सिंह ने जो कहा वो न्याय प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े करता है। Grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं
परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो आरोपी पक्ष को तो आपने सुन लिया, अब उन पीड़ित पक्ष को सुनिए जो उस बम धमाके में अपनों को जिसने खोया था। धमाके में लियाकत शेख नाम के एक शख्स ने अपनी 10 साल की बेटी फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत को खो दिया था। यह बच्ची भिक्खू चौक पर वड़ा पाव लेने गई थी, लेकिन वापस ही नहीं आई। लियाकत को उम्मीद थी उसे न्याय मिलेगा, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो फैसला आया वो एकदम गलत है और हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। वो गलत हुआ है हमारे साथ। क्या उनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ा है, सबूत के साथ पकड़ा है। अगर वो नहीं किया तो कौन दूसरा किया, उनको पकड़ने होना था, उनको सजा मिलने होना था। अभी हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। ना सिर्फ अभी बल्कि इस मामले ने उस वक्त भी अपने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग के कारण पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक तरह से हलचल मची थी। मालेगांव विस्फोट एक विवादास्पद और संवेदनशील मामला रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई। इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। उसी वक्त यह थ्योरी क्वाइन हुई थी। भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल पहली बार तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने वर्ष 2010 में किया था। उनके इस दावे का आधार जांच में मिले कथित संकेत थे, जो कह रहे थे कि इस साजिश में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन अभिनव भारत के सदस्य शामिल हो सकते हैं। अब फैसला आने के बाद उस भगवा आतंकवाद शब्द पर भी सियासत छिड़ गई है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोप। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है, ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोप। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008।
2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? मुंबई की विशेष अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी बयान आया, क्योंकि मामले में एक पक्ष राज्य सरकार भी है। लिहाजा इस फैसले की ऊपरी अदालत में चुनौती देना या देना प्रदेश सरकार को तय करना है। अब जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही सब कुछ तय किया जाएगा, वहीं कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अपील करने योग्य मामला है, लिहाजा पीड़ित पक्ष ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। कोर्ट ने भले सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। रमजान का महीना था, जगह थी महाराष्ट्र के नासिक का मालेगांव। घटना 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 की है। रात के 9:35 थे। नमाजियों की भीड़ थी, बाजार भरा हुआ था, हलचल थी। तभी अंजुमन चौक के पास एक मस्जिद के सामने एक बाइक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। यह बाइक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल थी। कथित तौर पर बम ब्लास्ट हुआ। तेज धमाके से खौफ पैदा हो गया। धमाके की तीव्रता से आसपास की दुकानें तबाह हो गई, मकान क्षतिग्रस्त हो गए, अफरा तफरी मच गई। 6 लोगों की मौत हो गई। 10 साल की फरहीन, 24 साल के शेख मुश्ताक, 42 साल के शेख रफीक, 20 साल के इरफान जियाउल्लाह, 19 साल के सैयद अजहर, 70 साल के हारून शाह मोहम्मद की जान चली गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा घायल हो गए। धमाके से मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत को थर्रा देने वाले इस धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण ATS को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र ATS को शक था कि इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED उसका इस्तेमाल किया गया, वो मोटरसाइकिल पर लगाया गया होगा। यह शक था कि षड्यंत्रकारियों ने बम धमाके के लिए जानबूझकर रमजान महीने का इस्तेमाल किया और नवरात्रि की वो पूर्व संध्या थी। इसका मकसद सांप्रदायिक दरार पैदा करना था, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना था। ATS ने दावा किया कि धमाके वाली जगह पर मिली मोटरसाइकिल का नंबर नकली था, चेसिस नंबर मिटा दिया गया था। मोटरसाइकिल को नासिक में मौजूद फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था बाद की जांच के लिए। अब आपको उसकी पूरी टाइमलाइन बताते हैं, टाइमलाइन तरीके से कैसे हुआ था ये। 29 सितंबर 2008 मालेगांव में शाम को 6 की मौत होती है, 100 से ज्यादा घायल। 30 सितंबर ATS जांच शुरू करती है। ATS प्रमुख उस वक्त थे हेमंत करकरे, वो इस केस को लीड करते हैं। 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिवनारायण कालसांगरा, श्याम भंवरलाल साहू गिरफ्तार हो जाते हैं। 5 नवंबर को कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी गिरफ्तार। 26 नवंबर को हेमंत करकरे मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं। 2009 ATS ने चार्जशीट दाखिल करती है। वो ATS 2009 में अभिनव भारत संगठन का नाम सामने आता है। 2010 कुछ आरोपियों को आंशिक राहत मिलती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है। 2011 केस की जांच महाराष्ट्र ATS से हटाकर NIA को फिर सौंप दी जाती 2011 में। अब मई 2016 NIA ने साध्वी प्रज्ञा को आरोप मुक्त करने की सिफारिश कर देती है। वो 25 अप्रैल 2017 बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत भी दे देती है। वो अब भी बेल पर थी। 21 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी। 2018 मुंबई की विशेष अदालत में ट्रायल शुरू होता है। 2019 साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की सांसद बनती हैं। 19 अप्रैल 2025 को सुनवाई पूरी होती, कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेता है और आज ये फैसला आ जाता है और सातों के सातों आरोपियों को बरी
करार दे दिया जाता है। इस दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे जांच की पूरी दिशा बदल गई, ये जान लीजिए। ट्रायल के दौरान 3 एजेंसियां बदलती हैं, 4 जज बदलते हैं, 323 गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, 40 गवाह पलट जाते हैं, 25 गवाहों की मौत हो जाती है। यह भी एक टाइमलाइन का सच है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब मुंबई की किसी अदालत ने किसी बड़े ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया हो। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट आपको बताते हैं। इससे पहले 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 19 साल बाद फैसला आया। उस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि तब महाराष्ट्र सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि महाराष्ट्र में 2 बड़े धमाके, दोनों धमाकों में 195 नागरिकों की मौत, और अब फैसला आने के बाद कौन गुनहगार, कोई भी नहीं। किसने बम लगाया, कुछ पता नहीं। अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमने जिक्र किया था। कल भारत के लिए 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भारत में किस तरह सियासी और भारतीय बाजार हड़कंप में आ गया, आज दिन भर ही हलचल रही। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के एक नई चीज कह दी कि ये तो डेड है। तो आज दिन भर इसके ऊपर क्या एक्शन रिएक्शन चलता रहा, पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में 1 अगस्त से टैरिफ बम फोड़ने के ऐलान का असर भारतीय बाजार से लेकर सियासत तक दिखा। बाजार और सियासत दोनों में ही खलबली मच गई। जहां इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, तो टैरिफ बम भारतीय संसद में मानो विपक्ष के लिए ट्रंप कार्ड बन गया। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद उनके सुर भारत को लेकर कुछ नरम पड़े। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर दिए भारत को लेकर कुछ पोस्ट डिलीट भी किए। We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff. But you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. भारत के साथ टैरिफ को लेकर ट्रंप के इस रवैये के पीछे दरअसल ब्रिक्स का भी मसला है। ब्रिक्स अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है जिसके भारत और रूस दोनों मेंबर हैं। अमेरिका का मानना है कि ब्रिक्स डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की कोशिश करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार ट्रंप की आंख की किरकिरी बना हुआ है, और यही वजह है कि ट्रंप भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर मर्यादा भूल गए हैं। वो अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दोनों देशों की इकोनॉमी को डेड करार दे चुके हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर खत्म कर सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला यह बयान मानव विपक्ष के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ। लोकसभा में विपक्ष में नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को सही करार देते हुए सरकार को अडानी के नाम पर घेरा, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर वार करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। कोई मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए।
अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। जाहिर है जब विपक्ष ट्रंप के बयानों का समर्थन करेगा और देश इकोनॉमी को डेड बताएगा तो जवाब देने कोई तो सामने आएगा। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। कहा कि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हम अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करेंगे। On 2nd April 2025, the US President had issued an executive order on reciprocal tariffs, imposing additional duties ranging from 10% to 50% on imports from its trading partners. A baseline duty of 10% has been effective from 5th April 2025. The additional duty on India was announced at 26%, including baseline tariff of 10%. Originally, the full country-specific additional duty was to be effective from 9th April 2025, but was postponed initially for 90 days on 10th April 2025 and further extended up to 1st August 2025. जाहिर है टैरिफ को लेकर अभी भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर जारी है। लेकिन अगर ट्रंप 25% वाले टैरिफ को भारत के लिए लागू करते हैं तो क्या होगा, आइए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ट्रंप के इस ऐलान ने भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उसे पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। भारत अमेरिका को करीब 87 अरब डॉलर का निर्यात करता है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। अब ट्रंप की नई टैरिफ व्यवस्था से भारत ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, एल्युमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, ज्वेलरी और जेम्स जैसे सेक्टर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता। वो पूरी दुनिया में अपने बड़बोलेपन के लिए काफी मशहूर हैं और अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से बार बार उन्हें बैकफुट पर भी आना पड़ता है। लेकिन ट्रंप के बार बार टैरिफ बम फोड़ने वाली धमकियों के पीछे की वजह अमेरिका की आंतरिक सियासत भी है, जिसे ट्रंप भलीभांति जानते हैं और समझते भी हैं। हालांकि भारत अपने हितों को समझता है। हिंदुस्तान अपने स्टैंड पर तब भी कायम था और अब भी कायम है, क्योंकि भारत अपने व्यापारिक, सामरिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा करना अच्छी तरह जानता है। तो फिलहाल आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे इस एडिशन में इतना ही।